Hello everyone and welcome to my YouTube channel Nam Myoho Studies. And today I am starting with the second book of class 12th geography, that is India, People and Economy, भारत, अर्थव्यवस्था और लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। अभी हमने एक ऐसा ही चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करा है, बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो let us discuss the name of the chapter very first, that what is distribution, what is density, what is growth and what is composition. So distribution of population means how population is distributed in any given area. जनसंख्या के वितरण का क्या अर्थ है कि जो जनसंख्या है वो किसी भी क्षेत्र में किस तरह से वितरित है। डेंसिटी, डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग या कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व। थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स द चेंज ऑफ पॉपुलेशन, वृद्धि, द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया बिटवीन 2 points of time. अब नाउ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संगठन। तो इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या किन लोगों से मिलकर बनी है, मतलब जनसंख्या में, पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने लोग हिंदी भाषी हैं, कितने लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डिफरेंट क्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं और उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री। मतलब किसी भी देश के निवासी उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पूंजी है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे वो मशीनरी ऑपरेट करना हो, चाहे लेबर वर्क हो, वो सब काम के लिए ह्यूमन बीइंग्स चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो बाकी सारे दूसरे रिसोर्सेज, बाकी सारे दूसरे संसाधनों को काम पर लगाते हैं। अब वी आर लिविंग इन इंडिया, राइट? तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। ओके, हमारी पॉपुलेशन अभी कितनी है? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। 2021 का सेंसस अभी तक कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ है, तो 2011 के अकॉर्डिंगली अगर पॉपुलेशन देखें तो इट इज़ 1210 मिलियन, मीन्स 1210 मिलियन। अगर बिलियन में बोलना चाहें तो 1.2 बिलियन। ओके, सो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। और यू विल बी शॉक्ड टू नोट दैट अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सारी पॉपुलेशन भी मिला दें तब भी अकेले इंडिया की पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है। ओके, तो अभी हमने पॉपुलेशन की बात करी कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.2 बिलियन। तो ये सब डाटा पॉपुलेशन के बारे में हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या होती है उसके बारे में ये सभी आंकड़े कैसे पता चलते हैं, मतलब इन आंकड़ों का स्रोत क्या है। अच्छा, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ कवर कर रही हूँ, ऑल्दो जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम का PDF ओपन कर रखा है, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द टर्म्स इन हिंदी। सो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो अपनी बुक साथ में ओपन करके रख सकते हैं एंड दे कैन मैच दीज टर्म्स इन देयर ओन बुक एंड वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इन जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? तो ये सब आंकड़े हमें पता चलते हैं सेंसस से। किस चीज़ से? सेंसस से। सेंसस यानी जिसको हम बोलते हैं जनगणना।
तो जनगणना हर 10 साल में की जाती है और भारत में सबसे पहला सेंसस या सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में। ओके, पर पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, यानी पहली जनगणना कब हुई थी, तो हम लिखेंगे 1872 यानी 1872। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। ओके, तो ये कुछ डाटा हैं जो अलग अलग हैं और आप इनको नोट कर लेंगे क्योंकि ये तीनों ईयर्स इंपॉर्टेंट है। तीनों में हमने कहा पहली जनगणना हुई है, बट अगर वैसे पूछा जाता है पहली जनगणना कब हुई है तो वी विल बी राइटिंग 1872। अगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, सी दिस वर्ड कंप्लीट सेंसस, तो आंसर विल बी 1881। एंड इफ इट इज आस्क्ड कि द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, then we'll be writing 1951 in the answer. Okay, so moving on to our first subtopic, that is the distribution of population, यानी जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण मतलब कि जनसंख्या किस तरह से वितरित है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से देश में, राज्यों में है। ओके, तो ये एक डॉट मैप है। नाउ व्हाट इज डॉट मैप? एक डॉट मैप में डाटा को इक्वल साइज की डॉट्स से शो किया जाता है। क्लास 12th में जब ज्योग्राफी प्रैक्टिकल करेंगे तो डॉट मैप्स विल बी स्टडिंग देयर इन डिटेल। ठीक है, वहाँ पे हम डॉट मैप्स बनाना भी सीखेंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, स्पेशली दैट यूपी, दिस वन, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डॉट्स हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब दैट दिस एरिया इज़ वेरी हाईली पॉपुलेटेड। तो अभी हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारे देश में यानी इंडिया में पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता है कि कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, राइट, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और देश की लगभग 76% पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं कुछ स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। मतलब मेन 76% है वो इन्हीं स्टेट्स में मेनली रहता है। इसमें कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और इन सारे स्टेट्स में लगभग कंट्री की 76% पॉपुलेशन रहती है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिनमें मेनली कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसके अलावा हिली एंड ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, हाई लैटिट्यूड एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होती है। तो अभी हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट में कम है। तो क्या शो करता है? ये शो करता है कि देयर इज़ एन अनइवल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब जनसंख्या का ऐसा वितरण क्यों है? क्योंकि अलग अलग जगह पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी जो भौतिक पर्यावरण है उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर जगह पर जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों की वजह से लोग किसी जगह पर बसे हैं। जैसे देखो, ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं ये फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंशियंट टाइम से ही टाउन्स बसे हुए हैं। तो ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्टर, एक ऐतिहासिक कारक। किस चीज़ के पीछे? कि यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। तो ऐसे ही अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।
जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। एंड राजस्थान में जब से इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ है, पेनिनसुलर स्टेट्स में यानी जो प्रायद्वीपीय पठार के राज्य हैं, जब से वहाँ पर मिनरल इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं, तब से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ओके। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने देखा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स कैसे पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब किस तरह की देखो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ना हाउसेज अच्छे नहीं होते, मतलब और सिविक एमिनिटीज़ अच्छी नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो लोग वहाँ पर नहीं रहना पसंद करते। लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एक लिविंग एरिया है, ओके। तो जैसे अभी बहुत सारे अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो लोग वहाँ अपार्टमेंट्स में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सेटलमेंट का पैटर्न है वो अच्छा है, अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग द टॉपिक। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सेटलमेंट को, कि जो पॉपुलेशन है वो कहाँ सेटल होगी उसको अफेक्ट करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में, अच्छा, इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का, तो उसको ज़रूर देखना, बिकॉज उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा है द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो अगर स्टडी कर लेंगे तो ये चैप्टर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा, डेंसिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो ऑल्सो, अभी भी मैंने बता दिया। डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति किलोमीटर एरिया में, प्रति किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या यानी कितने व्यक्ति निवास करते हैं या कितने व्यक्ति रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, ओके। सो अगर अभी हम इंडिया की डेंसिटी यानी इंडिया के, भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर हम 50 साल पहले या कुछ साल पहले जाएं, 50-60 साल पहले का देखें, तो देखो 1951 में ये जो डेंसिटी थी ये सिर्फ 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी, और अभी कितनी है, 382। मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। और देखो पहले तो 117 था और एकदम से कितनी ज़्यादा इंक्रीज है, ऑल्दो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, बट फिर भी इंक्रीज 200% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है, ओके। तो वी विल बी नाउ बी स्टडिंग द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसर स्टेट कौन सा है, मतलब वो स्टेट कौन सा है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बिहार की 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सेकंड नंबर है वेस्ट बंगाल। बट अगर आप पुरानी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा है, बट न्यू डाटा 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं सबसे लोएस्ट कहाँ की है, तो सबसे लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश की, कितनी है, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डाटा आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में मैप वर्क में भी पूछा जा सकता है कि मार्क द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब मानचित्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को चिन्हित करें, या फिर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नाउ
मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हमने बात करी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से हमें पता चलता है कि लैंड के बीच में यानी भूमि के बीच में और जनसंख्या के बीच में क्या रिलेशन है। अगर इसके अलावा हमें और ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप या ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो उसके लिए भी कुछ हमारे पास कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं। इसमें क्या आता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एंड माय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द एंटायर टॉपिक, सो डोंट वरी एंड जस्ट लिसन केयरफुली। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, द टोटल पॉपुलेशन अपॉन कल्टिवेटेड एरिया। तो देखो इसमें हमें किन दो चीज़ों का रिलेशन मिल रहा है, पॉपुलेशन का और कल्टिवेटेड एरिया का। तो हमें एग्रीकल्चर और ह्यूमंस के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कायिक घनत्व। ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मतलब कायिक घनत्व। और सेकंड इसमें जो है एग्रीकल्चरल डेंसिटी यानी कृषीय घनत्व। तो इससे हमें पता चलता है, अभी देखो हमने कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात की, अभी बात कर रहे हैं कृषीय घनत्व की। तो इसमें हम किसकी रिलेशन चेक कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स की, मतलब वो लोग जो खेती का काम कर रहे हैं और जमीन यानी भूमि के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया यानी कुल कृषित जनसंख्या, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, निवल कृषित क्षेत्र। अच्छा, अब देखो ये जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन होती है, जो हमने यहाँ बात करी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, ये क्या होती है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में कौन कौन आता है, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स, यानी कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य आते हैं किसमें, कृषि जनसंख्या में यानी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में। Okay, now we are discussing growth of population. Okay, in my first video also we have discussed what is growth. Growth का मतलब change, बदलाव, मतलब बढ़ना। अब ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है पॉपुलेशन की और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, जब पॉपुलेशन का क्या होगा, इंक्रीज होगा, देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और नेगेटिव ग्रोथ जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है। ओके, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग परसेंटेज। और अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, जनसंख्या की वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें जिससे हमें समझ में आ जाए, तो क्या कि अगर हमने एक टाइम फ्रेम लिया 2011 और एक अभी है 2021, इसके बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, यानी कितना परिवर्तन, कितना चेंज आया है, तो वही कहलाता है जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ। सो होप इट इज क्लियर टू यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ग्रोथ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाली वीडियो में तीनों फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सो यू कैन वॉच दैट। बर्थ रेट यू ऑल नो कि कितने न्यू बेबीज का बर्थ हो रहा है, डेथ रेट कितनी डेथ्स हो रही हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, और माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल, कितने लोग एक एरिया से जाके दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, सो नाउ एक और ये टॉपिक, एक्चुअल में ये जो टेबल में टॉपिक्स होते हैं इनसे 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मतलब अभी के ग्रोथ रेट को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन कितने समय के बाद डबल हो जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी जनसंख्या के दुगुना होने का समय। ओके, तो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अभी देखो इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है इतने सालों में, उसके पीछे ग्रोथ भी है, उसके पीछे बर्थ रेट है, डेथ रेट है, और साथ में माइग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इंडिया से डेवलप्ड कंट्रीज में जाके सेटल होते हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया में भी आकर सेटल होते हैं। तो दोनों, इन माइग्रेशन भी और आउट माइग्रेशन, यानी जो प्रवास है वो भी हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अब देखो ये एक मैप है जिसमें ग्रोथ रेट दिखाया है, तो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार का सबसे डार्कर शेड है, उसके बाद ये बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, और साउथ इंडियन स्टेट्स का ग्रोथ रेट काफ़ी कम है।
ओके अच्छा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में एक चीज़ और, कि जो हमारा नेशनल कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली, उसकी पॉपुलेशन बहुत, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। बट अगर एग्जाम में आपसे स्टेट पूछा जाता है तो आप दिल्ली को मेंशन नहीं कर सकते। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,297 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिल्ली में मेजर करोगे तो उसमें ऑन एन एवरेज बेसिस 11,297 लोग रहते हैं। यस, तो नाउ ग्रोथ रेट डिस्कस करने के बाद कि ग्रोथ क्या होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और हमने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा है वो हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे, जनरल स्टेजेस। ओके, और अभी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टडी करने वाले हैं पर्टिकुलरली इंडिया के रेफरेंस में। सो फर्स्ट फेज क्या होता है पॉपुलेशन का, हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में देखा था, उसमें ग्रोथ रेट लो होता है पर बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। ओके, तो 1901 से 1921 का जो टाइम पीरियड इंडिया में था उसको फेज 1 मानते हैं और उस फेज को नाम क्या देते हैं, ये प्रथम चरण मतलब फर्स्ट फेज है, और इसको नाम देते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था। ठीक है, यह है हमारा फेज 1 यानी प्रावस्था क, फर्स्ट प्रावस्था की बात कर रहे हैं हम। तो और इसी फेज में, इसी प्रावस्था में एक समय ऐसा भी था 1911 से 1921 का जिसमें हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा। अब ये नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट कब होता है, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट कब पहुंचता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट तब होता है जब हमारा डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होता है। जब डेथ रेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन कम होगी ना, पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगा बट कम होगा, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है बट नेगेटिव है वो, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है। और कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा डेथ रेट ज़्यादा है। अब डेथ रेट ज़्यादा होने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, एक तो फेमाइंस वगैरह, ड्रॉट्स वगैरह, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलप ना होना। ऑल्सो ये जो पीरियड था इसमें 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी एक रीज़न है कि इस समय पे पॉपुलेशन का डेथ रेट ज़्यादा हो गया था। और इस समय फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में क्या होता है, इलिटरेसी होती है, मेडिकल सर्विसेज होता है, फूड सप्लाई चेन थी वो भी डेवलप नहीं थी, बर्थ रेट ज़्यादा थे तो डेथ रेट भी ज़्यादा थे, फैमिलीज लोगों की बड़ी बड़ी होती थी। अब फिर हमने शिफ्ट किया द्वितीय प्रावस्था की तरफ यानी सेकेंड फेज की तरफ। सेकेंड फेज का जो टाइम पीरियड यानी जो समय काल है वो क्या है, 1921 से लेकर 1951, दैट इज 1921 टू 1951। और इस फेज का एक स्पेशल नाम है, वो क्या है, द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, कभी कभी ना आपसे ऐसे पूछा जाता है कि सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम बताइए, तो ये है वो पर्टिकुलर नाम, पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो इस समय पे क्या था, बर्थ रेट ज़्यादा था बट मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट यानी मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में कमी आने के पीछे क्या कारण रहे थे, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का डेवलप होना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेहतर होना, यानी स्वास्थ्य में सुधार आया, स्वच्छता में सुधार आया। इसके अलावा जो वितरण प्रणाली थी उसमें सुधार आया, जिससे कि चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे अनाज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, वो लोगों तक ना पहुंच पाई, उनकी रीच बढ़ी। और इसके बाद इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इंडिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट 1930s में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1914 से 18 में, उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 में आया। उसके बावजूद इंडिया में ये इम्प्रेसिव हमने इस टाइम पे वर्क देखा। अब मूविंग ऑन टू थर्ड फेज यानी तृतीय प्रावस्था, इसका टाइम पीरियड यानी समय काल 1951 से 1981 तक, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया।
अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ना हिंदी में क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, और विस्फोट या एक्सप्लोजन से हमें समझ में आता है कि तेजी से ग्रोथ हुई है। तो इस समय जो ग्रोथ रेट था वो पता है 2.2% तक पहुंच गया था, राइट। 2.2%। ऑल्दो आपको 2.2 छोटा लग रहा होगा, बट अगर हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इसको ऐड करें तो इससे भी ग्रोथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और इस समय ना देखो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर या डेथ रेट में कमी आई। कमी आने के पीछे क्या रीज़न था, 1947 में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद हो गया। 1951 से इंडिया का जो संविधान था लागू हो गया, जिसमें विभिन्न नीतियां या प्लान चलाए गए भारत को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो पहले हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चुना, जिससे कि लोगों की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ। ठीक है, सरकार ने सरकार ने क्या करा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिससे उन्होंने मेन फोकस किया कि अभी हम वेलफेयर के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। एंड इस समय इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ, और इंटरनेशनल माइग्रेशन से क्या हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। और जो उच्च वृद्धि दर थी देखो, उसमें ग्रोथ रेट, बर्थ वगैरह ने तो काम किया, बर्थ रेट बढ़ा हुआ था, डेथ रेट कम हुआ। इसके अलावा माइग्रेशन बहुत हुआ, क्योंकि 1947 के बाद के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में भारत में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से लोग आकर रेफ्यूजीज की तरह बसे। तो इसकी वजह से भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी। और फोर्थ जो हमारी आखिरी प्रावस्था है 1981 से बाद तक, इसमें जो देश का ग्रोथ रेट है यानी वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और हम देखते हैं कि जो जन्म दर है उसमें भी कमी आने लगी है। अब जन्म दर यानी बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि अब एजुकेशन का एक्सेस बढ़ रहा है। ठीक है, फीमेल एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है एंड मैरिज के लिए एज बढ़ा दी गई है। बट अर्लियर टाइम में हमने देखा था कि चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी। और यू आर गोइंग टू कमेंट कि चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में कब बंद हुई थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस बंद कब हुई थी, किस ईयर में। और अभी इतनी डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन का एक्सेस बढ़ा है, तो लिटरेसी स्प्रेड हुई है हर जगह। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड द लो बर्थ रेट। सो आई होप दैट ये चारों फेजेस 1, 2, 3 एंड 4 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। ओके अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने एक ऐसा अनुमान लगाया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या यानी भारत की पॉपुलेशन 1350 मिलियन हो जाएगी, यानी 135 करोड़ हो जाएगी। बट 2021 में ये जो पेंडेमिक है, इसके बाद इससे हमारी पॉपुलेशन में कमी आई है, क्योंकि डेथ रेट बढ़ा है, मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई है। तो अभी के डाटा के अकॉर्डिंगली कह नहीं सकते, बट ये एक पहले का अनुमान है। उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का ये एक अनुमान है कि प्रोजेक्शन इतना हो जाएगा। अब ग्रोथ रेट पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं रीजनल वेरिएशन। अब रीजनल वेरिएशन मतलब कि भारत में अलग अलग रीजन्स में ग्रोथ रेट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न जो स्टेट्स है ना, वहाँ पर ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा है। और फिर अगर हम और विलेजेस की तरफ जाएं तो विलेजेस में ग्रोथ रेट और ज़्यादा होता है। विलेजेस में अभी भी बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस होते हैं, है ना। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग रीजन में ग्रोथ रेट कैसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ पर ग्रोथ रेट कम है। और सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का है, ये भी आई एम गोइंग टू टेल। सो पहले हम ये डिस्कस करते हैं। जैसे देखो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ग्रोथ रेट हाई है, जिसमें मेनली कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, ये सारे स्टेट्स। और
साउथर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ का है? तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो है नागालैंड का, दैट इज -0.58%। ओके, और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का है? मेघालय का, दैट इज 27.95%। तो लोएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का है? नागालैंड। हाईएस्ट ग्रोथ रेट इज ऑफ मेघालय। ओके, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक। अब पॉपुलेशन में फीमेल्स होते हैं, मेल्स होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है, बच्चे होते हैं, अडोलेसेंट्स होते हैं, यूथ होता है। तो इस सब की अलग अलग स्टडी की जाती है। अब देखो इस स्टडी के पीछे पर्पस क्या है। अगर हमें पता है हमारे कंट्री में ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो हम अपना काम करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ पर। अगर हमें पता है कि हमारे देश में बच्चे ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा है, तो हम फोकस करेंगे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अपने कंट्री में क्या करेंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करेंगे ताकि जो यूथ है उसका पोटेंशियल वेस्ट ना हो। अच्छे से पढ़ लिख कर यूथ कंट्री को एक न्यू हाइट पर ले जा सके, डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं अभी अडोलेसेंट्स के बारे में। अब अडोलेसेंट्स कौन होते हैं? अडोलेसेंट्स आर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर। अडोलेसेंट्स यानी किशोर। किशोर किन्हें मतलब हिंदी में अडोलेसेंट वर्ड का जो बोलते हैं किशोर। तो किशोर अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग जो है उसको हम बोलते हैं अडोलेसेंट या किशोर। तो अभी 2011 के अकॉर्डिंग देश में 20.9% यानी लगभग 21% हम मान सकते हैं राउंड ऑफ करके, इतने अडोलेसेंट्स हैं। और इसमें 52% फीमेल अडोलेसेंट 52% फीमेल अडोलेसेंट्स, 52% मेल अडोलेसेंट्स हैं। यस, 52% मेल अडोलेसेंट्स हैं और 47.3% फीमेल अडोलेसेंट्स हैं। और यूथ का पोटेंशियल वेस्ट ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ या फिर यूथ के स्किल्स के हिसाब से उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो ना कंप्यूटर में बहुत एडवांस होते हैं, बेशक वो बाकी कामों में इतने एक्सपर्ट ना हो, बट कुछ बच्चे कंप्यूटर में बहुत एडवांस होते हैं। और कुछ बच्चों में स्किल होता है कि वो चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो ये क्या होती है? ये होती है स्किल्स। तो ऐसे स्किल एजुकेशन भी होना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो फर्दर स्टडीज़ कर सके। और देखो जब यूथफुल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो सरकार को ये भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो यूथ पॉपुलेशन है वल्नरेबल होती है, मतलब डेंजर में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यही टाइम पीरियड होता है जिसमें जनरली ड्रग अब्यूज़ और स्मोकिंग एंड ऑल दिस इज़ वेरी कॉमन। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट द यूथ। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली हम क्या देखते हैं कि एक वेट तो इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स मतलब बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाता है ना, अडोलेसेंट मदर्स या फिर ड्रग अब्यूज़, एल्कोहलिज्म। तो इससे क्या होता है, ये हमारे यूथ को ख़राब करता है, ये हमारे यूथ के पोटेंशियल को वेस्ट कर देता है। तो इसे प्लान होने चाहिए जिससे यूथ का जो प्रॉपर पोटेंशियल है उसको पूरा चैनलाइज कर सके। अच्छा, इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है, इसी दिशा में एक कदम है नेशनल यूथ पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय युवा नीति 2014। इसको फरवरी 2014 में लॉन्च करा था और इसमें देश के युवाओं के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है, एक विजन रखा गया है कि यूथ है, अगर हम युवाओं को सशक्त करेंगे यानी यूथ को एम्पावर करेंगे तो उससे हमारी पूरी कंट्री एम्पावर होगी, पूरी कंट्री स्ट्रांग होगी और कंट्री अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर पाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए भी नीतियां बनाई हैं, जिससे कि एक फ्रेमवर्क में रखकर स्किल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग यूथ को दी जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से फाइट करा जा सके।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन में हम क्या देखते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन का जेंडर क्या है, एज क्या है, किस एज के कितने लोग हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब अलग अलग किस किस जातियों के लोग हैं, लोग किस किस लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, और लोग किस किस ऑक्यूपेशन में किस किस कार्य में लगे हैं, एंड लोगों का रिलीजन क्या है, लैंग्वेजेस क्या यूज़ करते हैं, किस फील्ड ऑफ किस इकोनॉमिक सेक्टर में यानी प्राइमरी में सेकेंडरी में किस में वो लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, मतलब कितने लोग रूरल हैं और कितने लोग अर्बन हैं। तो रूरल एरियाज बेसिकली गाँव वाला एरिया होता है, और इंडिया में अभी भी 2007 के सेंसस के अकॉर्डिंगली जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है अभी भी वो कहाँ पर रहती है, गाँवों में रहती है। 6,40,867 मतलब 6,40,867 इंडिया में विलेजेस हैं, जिसमें से 5,97,608 विलेजेस में लोग रहते हैं। ओके, और हमने देखा है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बिहार एंड सिक्किम। ओके, और पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर यह है कि हिमाचल प्रदेश में भारत में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो अगर पूछा जाता है तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। ओके, और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पर है, गोवा। ओके, भारत की सबसे ज़्यादा जो नगरीय आबादी है वो कहाँ पर है, गोवा में है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ अ वाइज वेरिएशन। देखो कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग अर्बन है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है। तो ये क्या है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन है। और इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, विलेजेस का साइज अलग अलग है, विलेजेस अलग अलग टाइप के हैं, कुछ विलेजेस हिल में हैं, कुछ डेजर्ट्स में हैं, कुछ प्लेन एरिया में है, मतलब अलग अलग टाइप के विलेजेस हैं। अलग अलग विलेजेस की अपनी अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ हैं। और हमने देखा कि इंडिया में ना अभी भी केवल 31% पॉपुलेशन जो है अर्बन है। तो अर्बन पॉपुलेशन कितने हैं, 31%, और जो कि बहुत कम है। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कम है। इंडिया में अभी भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। और देखो रूरल एरियाज़ ऑल्दो अच्छे होते हैं, रूरल एरियाज़ में इन्वायरमेंट बेटर है, बट फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम है, वहाँ पर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट कम है। ओके, और अभी हम रूरल अर्बन माइग्रेशन की भी बात करेंगे। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। और इंडिया में हमें बहुत क्लियरली हम देख पाते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन को, ग्रामीण नगरीय प्रवास को। लोग मुख्यतः कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, मदुरै, अहमदाबाद, मदुरै, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, ऐसे बड़े बड़े जो टाउन्स हैं, नगर हैं, अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर जॉब फैसिलिटीज़ हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर जाकर सेटल हो रहे हैं। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन इंडिया में हम बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं, चाहे लेबर्स हो, चाहे स्किल्ड वर्कर्स हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर्स हो, सारे लोग कहाँ पे आते हैं, टाउन्स की तरफ आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। कुछ बच्चे एजुकेशन के लिए आते हैं, इसके अलावा कुछ लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए टाउन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये है ग्रामीण नगरीय प्रवास। नेक्स्ट सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन यानी भाषाई संगठन, मतलब अलग अलग भाषाएं किस तरह की हैं। तो भारत में 179 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से 554 बोलियां, डायलेक्ट होता है बोलियां मतलब। और कुछ मिथ्स में ऐसा कहते हैं कि भारत में कुछ कुछ किलोमीटर अगर आप बढ़ते जाएंगे तो बोलियों में आपको अंतर देखने को मिलता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना गया है, यानी भारत के संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और अनेक भाषाएं हैं जो गैर अनुसूचित हैं। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है हिंदी। हमारी हिंदी भाषा मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाती है।
नॉर्दर्न स्टेट्स में, हालांकि साउथ में हम देखते हैं कि अदर जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पर ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो भारत में हिंदी स्पीकर्स यानी हिंदी भाषी लोग सबसे ज़्यादा हैं। सबसे छोटा ग्रुप है बोडो या मनी स्पीकर्स का। बोडो, मणिपुरी दोनों लैंग्वेजेस हैं इन 22 भाषाओं के अंदर, और इनको बोलने वाले लोग भारत में सबसे कम हैं। तो ये हमने पढ़ा भाषाई संगठन यानी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। अब देखो लैंग्वेजेस को ना क्लासिफाई करा गया है 4 फैमिलीज में, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन यानी ऑस्ट्रो एशियाई, द्रविड़ भाषाएं, चीनी तिब्बती यानी साइनो तिब्बतन, और इंडो यूरोपियन भारतीय यूरोपीय। तो इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, मतलब इनके अंदर जो सब फैमिलीज आती हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, तिब्बतो म्यांमारी, सियामीज, चाइनीज, इंडो आर्यन। तो भारत में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किसका है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। और ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, देखो यहाँ पर एरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इंडो यूरोपियन भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। साइनो तिब्बतन जनरली देखो नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तिब्बती म्यांमारी भाषाएं या फिर तिब्बती चीनी भाषाएं, तो ये कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। द्रविडियन भाषाएं, ठीक है, तो द्रविड़ एरिया है, द्रविड़, तो ये कुछ पेनिनसुलर से रिलेटेड है। तो ये द्रविडियन भाषाएं जनरली पेनिनसुलर एरिया में, हमारे पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार में बोली जाती है, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं वो मेघालय में, निकोबार आइलैंड्स में और उड़ीसा में बोली जाती हैं। और इनके ब्रांच ग्रुप्स हैं मुंडा, मतलब कुछ ये लैंग्वेजेस थी जिनको 4 फैमिलीज में बांटा गया है। फिर हमने देखा कि ये 4 फैमिलीज की जो लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पर भारत में बोली जाती हैं। नाउ लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद कम टू द रिलीजियस कंपोजिशन। अब रिलीजियस कंपोजिशन में हम देखेंगे कि इंडिया में कितने अलग अलग रिलीजन्स को लोग फॉलो करते हैं और कितने परसेंट लोग या कितने जनसंख्या किस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है। तो इंडिया में सबसे बड़ा ग्रुप है अभी हिंदूज का। इसके अलावा जो पारसीज हैं उनका ग्रुप सबसे छोटा है। तो हमें 70 to 90% लोग जो हैं हिंदूज हैं। इस टेबल से हम इस पूरी रिलीजियस कंपोजिशन को स्टडी करेंगे एंड दिस टेबल इज ऑल इनफ। तो हिंदूज इंडिया में कहाँ पर है, मेनली नॉर्दर्न एरियाज में हिंदूज हैं, साउथर्न एरियाज में भी हिंदूज हैं, डेक्कन एरियाज में मतलब प्लेट्यू एरिया में, गंगा के मैदानों में, हर जगह हिंदू रहते हैं, मतलब जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उनकी पॉपुलेशन है 966.3 मिलियन और परसेंटेज में बात करें तो 79.8%। मुस्लिम्स, भारत में मुस्लिम्स मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप आइलैंड पर भी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है 172.2 मिलियन और परसेंटेज है 14.2%। और क्रिश्चियंस, तो भारत में क्रिश्चियंस 27.8 मिलियन है और क्रिश्चियंस मेनली इंडिया में कहाँ पर रहते हैं, क्रिश्चियंस की आबादी मुख्यतः साउथ में पाई जाती है यानी केरला में। इसके अलावा क्रिश्चियंस कई सारे स्टेट्स में स्मॉल ग्रुप्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और क्रिश्चियन पॉपुलेशन की परसेंटेज है 2.3%। सिख्स मेनली पंजाब, हरियाणा यानी जो सिख हैं पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। और दिल्ली में ईसाई जनसंख्या, गोवा में बहुत ईसाई जनसंख्या के लिए यस हाँ, गोवा में क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है। अब बुद्धिस्ट यानी बौद्ध जनसंख्या देश में बौद्ध है जो बौद्ध धर्म का पालन करती है। तो बौद्ध का पालन करने वाले 8.4 मिलियन पर्सन, 8.4 मिलियन पर्सन और अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.7%। और भारत में मुख्यतः जो आबादी है बौद्ध धर्म की वो राजस्थान, महाराष्ट्र इन राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे समूहों में ये देश भर में प्रेजेंट है। जैन्स
4.5% और 0.4% ये जैन्स की पॉपुलेशन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिलीजियस जो रिलीजन नहीं बताते, तो ऐसे भी लोग हैं 0.2% जिनका रिलीजन नॉट स्टेटेड है, ठीक है, जिनके धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जिनका धर्म ज्ञात नहीं है। इसके अलावा इन मुख्य धर्मों के अलावा भी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया में होती हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग भी हैं 7.9 मिलियन %, जो कि आबादी का 0.7% हिस्सा है। तो ये हमने पढ़ लिया रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी श्रमजीवी जनसंख्या के बारे में, मतलब जो पॉपुलेशन काम करती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, देखो 15 से 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, कामकाजी लोग, श्रमजीवी मतलब श्रमिक, जो लोग काम करते हैं। तो मुख्यतः इसको बांटा 3 में गया है, वर्कर्स, मेन वर्कर्स जो जिसमें श्रमिक, मार्जिनल वर्कर्स यानी सीमांत श्रमिक, और इसके अलावा नॉन वर्कर्स जो कोई काम नहीं करते, अश्रमिक। तो अब देखो मेन वर्कर किसको कहते हैं, यानी मुख्य श्रमिक कौन होता है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम साल में 6 महीने काम करता है, जिसके पास 6 महीने कोई ना कोई रोजगार रहता है। मार्जिनल यानी सीमांत वर्कर कौन सा होता है, जिस व्यक्ति के पास साल भर में 6 महीने से कम काम होता है, 6 मंथ से कम। और अगर हम इंडिया में देखें तो अगर हम दोनों सीमांत और मुख्य श्रमिक को मिला दें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 39.8%। हाँ, ये बॉक्स में मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मेन वर्कर जो 6 महीने काम करते हैं, मार्जिनल वर्कर्स जिनको 6 महीने से कम काम मिलता है, और 60% लोग अभी भी नॉन वर्कर्स यानी अश्रमिक हैं। अब देखो जब भी हमने कोई भी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, चाहे वो अडोलेसेंट्स हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमने उसका रीजनल वेरिएशन पढ़ा। तो अभी हम यहाँ भी रीजनल वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। तो देखो काम करने वाली आबादी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ज़्यादा है। अब इन राज्यों में वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा के होने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी हिंदी में जैसे श्रम की सहभागिता दर बोलते हैं, ये ऊंची है क्योंकि यहाँ ये एरियाज में देखें हम, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में देखें तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए लोगों को ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है ज़्यादा है। अब इसके अलावा ऑक्यूपेशन में तो लोग लगे हैं। अब ऑक्यूपेशन भी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं। और इसको हम बांटते कैसे हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, जो लोग खेती में लगे हैं, ओके, एंड हाउस होल्ड में जो वर्कर्स लगे हैं, प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर वर्कर, ठीक है। तो 54% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन, गॉट इट, 54.6% जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर्स या एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है, ओके। सो खेती में यानी एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी जो श्रमिक हैं वो उनकी पॉपुलेशन इंडिया में 54.6% है। वहीं 3.8% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है किसका, अन्य श्रमिक का, जिसमें कि बाकी सारे श्रमिक आते हैं, वो है 41.6% यानी अदर वर्कर्स, जिसमें नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री वाले लोग आते हैं। अब वर्किंग की बात कर रहे हैं तो मेल फीमेल्स कॉम्पोजिशन क्या है, तो हम देखते हैं कि मेल जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है, मेल पार्टिसिपेशन चाहे किसी भी सेक्टर वो ज़्यादा है, और फीमेल्स हमने प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रही हैं। ओके, तो इंडिया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज है उनको 4 में बांटा गया है, 4 में डिवाइड करा गया है। कृषक यानी कल्टीवेटर्स, कृषि मजदूर यानी एग्रीकल्चरल लेबर्स, और हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर यानी घरेलू औद्योगिक श्रमिक, और 4th है अन्य श्रमिक।
और ये सेक्टर के हिसाब से दे रखा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के अनुसार इनमें कितने % लोग लगे हैं, कितने लोग लगे, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि मेल तीनों ही क्षेत्रकों में, तीनों ही सेक्टर्स में ज़्यादा हैं, फीमेल्स पर्टिकुलरली प्राइमरी में और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा है। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि काम में भी लोग लगे हैं और उसमें भी स्पेशल वेरिएशन है, मतलब देश के विभिन्न सेक्टरों में जो लोग लगे हैं उसमें स्थानिक भिन्नता है। जैसे कि कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और इसके अलावा हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर वर्क में। और साउदर्न स्टेट्स में वहीं अगर हम देखें जैसे कर्नाटका है या केरला है तो यहाँ पर टर्शरी सेक्टर ज़्यादा एक्टिव और डेवलप है। जो अर्बन रीजन्स हैं वहाँ पर क्या लोग सर्विसेज यानी लोग टर्शरी सेक्टर में लगे हैं, वहीं पर रूरल एरियाज़ में लोग प्राइमरी सेक्टर में अधिक कार्यरत हैं। ओके, तो अभी हमने बात करी मेल फीमेल की, तो अभी एक ये जेंडर सेंसिटिविटी। सो व्हाट डज दिस टर्म जेंडर सेंसिटिविटी मीन्स? और जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? तो हमें क्या करना है, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता लानी है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फीमेल्स को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था, बट अभी काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी स्थिति सुधर चुकी है। तो जेंडर सेंसिटिविटी, अगर देखो हमें डेवलपमेंट करनी है तो अगर डेवलपमेंट, ये एक लाइन है, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। मतलब अगर विकास में जेंडर सम्मिलित नहीं किया, मतलब मेल्स फीमेल दोनों को सम्मिलित नहीं करा, तो डेवलपमेंट इनविजिबल होगी, मतलब डेवलपमेंट होगी ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, खतरे में आ जाएगी। हमारे कंट्री में भी मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर हमें डेवलप करना है, डेवलपमेंट को वाकई अचीव करना है, तो ये ज़रूरी है ये इंश्योर करा जाए कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसी डायरेक्शन में कुछ सोशल कैंपेन्स भी चलाए थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई जगहों पर फीमेल्स को कुछ छूट दी हुई है, जिससे कि फीमेल पार्टिसिपेशन को मोटिवेट करा जा सके और इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट होता है उसमें इंडिया की स्थिति में सुधार आए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर ली हैं। एंड ये MCQs आप करेंगे, और ये लास्ट में कुछ डाटा है दैट यू मस्ट नोट। यहाँ पे हमने डिस्कस करा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का है, मेघालय का। लोएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ का है, नागालैंड का, दैट इज़ -0.58%। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट उससे ज़्यादा है, बर्थ रेट से ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। रूरल पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में। और इसका उल्टा, रूरल पॉपुलेशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की। तो सबसे हाईएस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ पर है, गोवा में। लोएस्ट अर्बनाइजेशन है हिमाचल प्रदेश में। सो आई होप दैट दिस ऑल डाटा इज़ वेरी क्लियर टू यू. You can take a screenshot and keep it with you. So I hope that you will find this video informative and has helped you in understanding the chapter. Stay tuned and goodbye. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Don't forget to subscribe and share this video among your friends also, so that they can also be benefited. Thank you. Goodbye. Stay tuned.